हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज हमें आइसोटोप्स वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो क्लोरीन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है ना। तो अब क्लोरीन के हमारे पास दो वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है Cl17 जो 35 एटॉमिक मास होता है, और एक होता है Cl17 जिसका 37 एटॉमिक मास होता है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 17, पर उनका एटॉमिक मास अलग है। एक का 35 है, एक का 37 है। तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे आइसोटोप्स को? आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग तरीके के अलग अलग वेरिएंट्स के एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट है। और द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। और इसका रीज़न है क्योंकि उनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई में वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, और वो सेम रहते हैं। पर न्यूट्रॉन से एटॉमिक मास बनता है, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो इस वजह से आइसोटोप्स बनते हैं। अब आइसोटोप्स हर एलिमेंट के नहीं होते, ठीक है, कुछ ही एलिमेंट्स के होते हैं। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन का। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन दो होते हैं, Cl35 और Cl37। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद होगा आपको, यहाँ पे एटम लिखते हैं, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे उसका मास नंबर। सो Cl1735 मतलब ऐसा क्लोरीन जिसमें 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। 18 कैसे आया? उसके मास में से 35 में से हमने उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ गए। ये रिलेशन भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, सो आई होप आपको याद होगा। तो इसमें 18 न्यूट्रॉन्स हैं। सिमिलरली क्लोरीन 1737 में 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो सेम रहते हैं पर न्यूट्रॉन्स इसमें 20 हैं। इसी वजह से यहाँ पे चेंज आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में 18 न्यूट्रॉन्स थे, इस वाले में 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो होता है उसमें 1 1 और 1 एटॉमिक नंबर तो सेम है 1, पर जो एटॉमिक मास होता है वो 3 वेरिएंट्स में डिवाइडेड रहता है। 1 एटॉमिक मास, 2 एटॉमिक मास एंड 3 एटॉमिक मास। ठीक है, और उसको हम डिवाइड, मतलब अब इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे Cl का तो एक ही था, क्लोरीन था, बस हम रिप्रेजेंट करते थे Cl35 एंड Cl37। इसी तरीके से हाइड्रोजन के 3 अलग अलग नाम होते हैं। जिसका मास नंबर 1 होता है उसको हम कहते हैं प्रोटियम। ठीक है, जिसका नंबर 2 होता है उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और जिसका मास नंबर 3 होता है उसको हम कहते हैं ट्रीटियम। फर्स्ट वाले का सिंबल He होता है, सेकंड वाले का D और थर्ड वाले का T। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम के लिए D और T का यूज़ किया जाता है। सो ये होते हैं आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास अलग है। और एटॉमिक मास अलग क्यों है? ड्यू टू चेंज इन देयर, डिफरेंस इन देयर न्यूट्रॉन्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। कार्बन के भी 3 होते हैं, C612, C613 एंड C614। तो फर्स्ट वाले में 6 है, मतलब एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है 666, पर फर्स्ट वाले के न्यूट्रॉन्स हैं 6 क्योंकि 12 माइनस 6 6। सेकेंड वाले की न्यूट्रॉन्स हैं 7 क्योंकि 13 माइनस 6 7। थर्ड वाले के न्यूट्रॉन्स हैं 8 क्योंकि 14 माइनस 6 8। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स में चेंज आ रहा है। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, इससे आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बोले 16O8, सो एटॉमिक मास 16U, इसका एटॉमिक मास 17U, इसका एटॉमिक मास 18U, क्योंकि 16 17 और 18 है। ठीक है, सिमिलरली नियॉन Ne1020, Ne1021, Ne1022, सो इसका एटॉमिक मास 20 है, इसका 21 है, इसका 22 है। तो हम देख रहे हैं कि इसका सिंबल सेम है Ne, एटॉमिक नंबर सेम है 10, मतलब जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर सेम है, पर एटॉमिक मास में चेंजेस आ रहे हैं। ये जितने भी ये आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है, और वो सेम क्यों रहती हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है मतलब एटम्स एक ही तरीके से उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं, तो फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। बट उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसका जो अपीयरेंस हो गया, उसका जो नेचर हो गया,
उसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस वो चेंज होती है, वो वेरी होती है। और वो वेरी क्यों होती है? क्योंकि उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। सो एटॉमिक मास में डिफरेंस होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, बट उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट फिर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अ सैम्पल ऑफ एलिमेंट एक्स कंटेन टू आइसोटोप्स 16x18 एंड 18x18। If the average atomic mass of this sample is 16.2 U, calculate the percentage of two isotopes। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ध्यान देना। हमने ले लिया लेट मास परसेंट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप बी x%। फर्स्ट वाला जो आइसोटोप है उसकी हमने मास को x% मान लिया, तो सेकंड वाले का कितना होगा? टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है, सो 100 माइनस x, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की मास परसेंट है x% और उसका मास है 16U। 16U कैसे है, लिखा हुआ है यहाँ पे 16U यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड वाले का मास है 18U, ये लिखा हुआ, और परसेंटेज है उसकी 100 माइनस x, फर्स्ट वाले की है x। सो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास कितना है इनटू उसकी परसेंट कितनी है, प्लस सेकंड वाले का एटॉमिक मास कितना है इनटू उसकी परसेंट कितनी है। तो एवरेज एटॉमिक मास हमें दे रखा है 16.2, तो 16.2 इज इक्वल टू 16x/100 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आई होप ये बेसिक मैथ्स है, सिंपली आ जाएगी। 100 का एलसीएम लिया, उधर भेज दिया, ये हो गया 1620, ये हो गया 1800 माइनस 2x, अब 2x हो गया 180, x हो गया 90। सो मास परसेंट ऑफ फर्स्ट वाला आइसोटोप इज 90%, एज मास परसेंट ऑफ सेकंड वाला आइसोटोप इज 100 माइनस 90, दैट इज 10%, ठीक है। सो हमें ये लेना है, एटॉमिक मास को लेना है, उसके मास परसेंट से उसका मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हमें उसके और वेरिएंट्स हैं, मतलब जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं सबके लिए ये करना है, फिर उन सबको प्लस करना है और इक्वल में किसके रखना है? एवरेज एटॉमिक मास के, जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन हम अभी आगे जब एक्सरसाइजेस करेंगे इस चैप्टर की तो उसमें देखेंगे। फिर आते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एक तरीके से वो आइसोटोप्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स के जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होते हैं बिकॉज उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होने की वजह से वो जो एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो बन जाता है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। देखो कुछ तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे रेडियम हो गया, ये क्या एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बट कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली सही होते हैं, बट उनके कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। सो दैट दोज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, उनको हम रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। सो द आइसोटोप्स which are unstable due to the presence of extra neutrons in their nuclei and emit various types of radiations। radioactive isotopes या radioactive elements हमेशा कुछ radiations emit करते हैं, और उन isotopes को जो ये radiations emit कर रहे हैं due to the extra neutrons in their nuclei are called radioactive isotopes। अब ये radioactive isotopes हम scientifically यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स के डिफरेंट यूजेस होते हैं जो आपको याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राइट द यूज़ ऑफ दिस आइसोटोप, राइट द यूज़ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सो हम देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास यूरेनियम 235। ये एक ऐसा आइसोटोप है यूरेनियम का, यूरेनियम मेटल का, जो यूज़ किया जाता है फ्यूल में। और कौन से फ्यूल में? गाड़ी के फ्यूल में नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए, मतलब न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल होता है यूरेनियम 235, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज़ अ आइसोटोप विच इज़ हाईली अनरिएक्टिव एंड इमिट्स अ लॉट ऑफ रेडिएशंस, और इन रेडिएशंस का अच्छे से यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूल की तरह फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है ये आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, बस स्टेटमेंट याद रखना कि यूरेनियम 235 का एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, उसको छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक कर दिया जाता है और उससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। बस याद रखना ऐसा होता है, बड़ा न्यूक्लियाई है, बड़ी न्यूक्लियाई को छोटे न्यूक्लियास में ब्रेक करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो हमारी बॉडी में से ट्रेसर्स की तरह काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में कुछ भी ट्रेस करने के लिए, कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और किस लिए? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है। सिमिलरली ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब कहीं पे ब्लड जाके अटक जाता है, रुक जाता है, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। अब कैसे डिटेक्ट करोगे कि ब्लड कहाँ पे रुक गया, ठीक है, कौन से पार्ट में रुक गया?
उसके लिए हम ट्रेसर्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एर्सेनिक 74 एंड सोडियम 24। एर्सेनिक 74 ट्रेसर है जो ट्यूमर्स को डिटेक्ट करता है, और सोडियम 24 वो ट्रेसर है जो ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करता है। नाम के साथ उनके यूज़ याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइसोटोप आता है हमारा कोबाल्ट 60। ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कैंसर को क्योर करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैंसर को क्योर करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये ऐसी रेडिएशंस एमिट करते हैं जो कैंसरस ट्यूमर्स या कैंसरस टिश्यूज़ को किल कर देता है हमारी बॉडी में। किल कैसे करता है? बर्न करके। वो रेडिएशंस ऐसी होती है कि वो हमारी बॉडी में जो कैंसरस टिश्यूज़ हैं उनको बर्न कर देती है, और इस तरीके से कैंसर से इस पर्सन को छुटकारा मिलता है। सो कोबाल्ट 60 वेरी इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कैंसरस ट्यूमर टिश्यूज से हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज आयोडीन 131। आयोडीन 131 एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो दोबारा एक ट्रेसर की तरह यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे वो यूज़ किया जाता है थायराइड ग्लैंड में, ये देखने के लिए कि वो कितना आयोडीन हमारी बॉडी लेती है, ठीक है। याद है मतलब जो हमारी बॉडी में आयोडीन वगैरह ज़रूरी होता है, ठीक है, हमारे थायराइड ग्लैंड को अच्छे से वर्क करने के लिए। थायराइड ग्लैंड हमारा नेक में प्रेजेंट होता है। अगर आयोडीन कम हो जाता है ना तो गॉइटर हो जाता है, नेक डिजीज़ हो जाती है। सो आयोडीन 131 एक यही आइसोटोप होता है जो डिटेक्ट करता है कि किसी पर्सन को थायराइड तो नहीं है, किसी पर्सन को गॉइटर तो नहीं हो रहा, कि उसकी बॉडी कितना आयोडीन ले रही है। सो दैट इज़ आयोडीन 131। एंड लास्ट कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ये नाम नहीं है यहाँ पे कोई, वो यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में टू डिटेक्ट लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइंस। मान लो कहीं किसी ऑयल पाइपलाइन में कोई डिफेक्ट है, तो अब पूरी ज़मीन तो हम नहीं खोदेंगे ना कि देखने के लिए कि कहाँ पे डिफेक्ट है। बहुत कम्बरसम वर्क है, बहुत लेबरस वर्क है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम ऊपर से ही कुछ डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं जो कोई ना कोई सिग्नल देके बता देते हैं कि भाई यहाँ पे लीकेज है, इस जगह को ओपन करो और इसको ठीक कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें क्या करना होता, पूरी जो पाइपलाइन है उस पूरे रास्ते को डिग करते हुए चलते कि कहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं आइसोबार्स। आइसोटोप्स की तरह ही आइसोबार्स होते हैं, पर आइसोबार्स के बारे में आपकी बुक में बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। और आइसोबार्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं कि आइसोबार्स वो एटम होते हैं जिनमें दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं पर उनका एटॉमिक मास सेम है, ठीक है। एलिमेंट्स अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर अलग है, पर एटॉमिक मास सेम है। आइसोटोप्स में क्या था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, स्टेटमेंट में डिफरेंस समझना, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एग्जाम्पल जैसे दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, आर्गन और कैल्शियम, दोनों का एटॉमिक नंबर भी अलग है 18 और 20, बट एटॉमिक मास सेम है 40, ठीक है। और ये होता है जैसे कि मैं बताता था, ये आर्गन है 18 AR1840, तो प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 18, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 22, क्योंकि 40 - 18 22, और मास हो गया इसका 40U। सेकंड जो हमने एग्जांपल लिया, मतलब ये एक आइसोबार्स हैं ये दोनों, क्योंकि इनका मास सेम है। सो कैल्शियम होता है 40 Ca20, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 20 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे डिफरेंस आ गया है ना, यहाँ पे प्रोटॉन्स 18 है, यहाँ पे प्रोटॉन्स 20 है, +2 हो गया। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स 22 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स 20 है, -2 हो गया, इक्वल हो गए 40, मास दोनों का सेम। तो आइसोबार्स के बारे में बस इतना ही है, ठीक है, और नहीं है आइसोबार्स के बारे में कोई भी, इनका यूज़ वगैरह कुछ नहीं है। सो बस डिफरेंस याद रखना, ठीक है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। मतलब जो आइसोटोप्स में सेम होता है इसमें डिफरेंट होता है, जो आइसोटोप्स में डिफरेंट होता है वो इसमें आइसोबार्स में सेम होता है। एग्जाम्पल इसका एक ही याद रखना, ये आर्गन और कैल्शियम वाला सफिशिएंट है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 2-4 ऐसी और क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए टॉपिक। और फिर आइसोटोप्स वगैरह पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आइसोबार के बारे में कितना आ सकता है, और पीछे जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, मतलब जो पीछे चैप्टर पढ़ा है उसके बेसिस पे एक्सरसाइजेज वगैरह आगे स्टार्ट करेंगे।